हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो जैसा कि आपको पहले ही हमने सूचित किया था कल जो है कि आपको ऑडियो लेक्चर सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। और ये ऑडियो लेक्चर सीरीज पूरे ज्योग्राफी की होगी, यूनिट वाइज कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने का। अब देखिए, इसमें हम लोग बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का। जियोमॉर्फोलॉजी कोशिश किया जाएगा आपका 1 आवर में या 45 मिनट में कंप्लीट करने का। इसमें इम्पोर्टेंट जो मॉडल और थ्योरीज है जियोमॉर्फोलॉजी की, उसको हम लोग कवर करेंगे। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। बुक्स जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है उसको भी कवर करा जाएगा। इसके अलावा कुछ कथन और कारण को भी हमने इसमें ऐड किया है। और ये पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप यूजीसी नेट जीआरएफ देने जा रहे हो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी, बिहार, एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मतलब कहीं का भी आप देने जाएंगे, इस पूरे लेक्चर से आपका जो प्रश्न है वो श्योर आना ही आना है। तो कुछ जो सिद्धांत है उनके द्वारा जो कथन दिया गया है उसको देख लेते हैं, जिसमें आपको हो सकता है कि लगेगा कि हम आपका ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में भी बात करें, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी से भी रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ज्योग्राफी जो वर्ड दिया था, यानी ज्योग्राफिया शब्द जो दिया था, किसने दिया था? ये इरेटोस्थनीज महोदय ने दिया था। और भारत में सर्वप्रथम, दूसरा पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग हुआ ये सूर्य सिद्धांत में किया गया था। और देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपका मार्च 2023 में, जो दिसंबर 2022 का पेपर हुआ उसमें पूछा था। ठीक। तीसरा पॉइंट देखिए कि यूनानी जो भूगोलवेत्ता हिकेटियस हैं, उन्हें भी भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन जब आपको दोनों दे, इरेटोस्थनीज और हिकेटियस दोनों, तब आप इरेटोस्थनीज को प्रीफर करेंगे। जब केवल इरेटोस्थनीज या हिकेटियस दे फादर ऑफ ज्योग्राफी में, तो आप दोनों में जो दे उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम पृथ्वी के मानवीय पक्षों को भूगोल में जो लाने का प्रयास किया, ये बर्नार्ड वारेनियस महोदय ने कोशिश किया था। हम्बोल्ट की बात कर लें तो हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, हम्बोल्ट और रिटर को साथ मिला के। ठीक है। हम्बोल्ट की कुछ रचनाएं बात कर लेते हैं। मध्य एशिया है, कॉस्मॉस है, ठीक है, और कॉस्मॉस के 5 खंड उन्होंने बताया था। व्यू ऑफ नेचर भी आपका किसका है? हम्बोल्ट का ही है। अमेजन नदी के प्रवाह क्षेत्रों के बारे में भी हम्बोल्ट ने बात करी। पनामा नहर बनाने का विचार जो किसने दिया? हम्बोल्ट ने दिया। सबसे पहली बार जो समताप रेखाओं को प्रदर्शित करने वाला विश्व मानचित्र का निर्माण किया था वो हम्बोल्ट ने किया था, जो यूनिटी ऑफ नेचर में मेंशन करा था। और परमाफ्रॉस्ट जो वर्ड था वो पहली बार किसने दिया? हम्बोल्ट महोदय ने दिया है। ठीक है। हम्बोल्ट महोदय का जो कॉस्मोस है, इसको कॉस्मोग्राफी का प्रयोग जो है, साथ ही साथ इसमें कॉस्मोग्राफी और यूरेनोग्राफी, ठीक है, दोनों का यूज किया गया। और इंडक्टिव मेथड के ये समर्थक थे। आगमनिक विधि के समर्थक कौन थे? हम्बोल्ट थे। और हम्बोल्ट ने ही 7 पक्षीय संकल्पना का प्रतिपादन भी किया था। ठीक है, हम्बोल्ट हो गए। भूगोल में पृथ्वी तल का मानवीय अधिवास के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो जो 7 पक्षी संकल्पना थी उसमें आपका एक ये भी था हेम्बोल्ट का, कि पृथ्वी तल का मानव अधिवास के रूप में अध्ययन किया जाता है। ये अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछ देता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है। ठीक है। तो आई थिंक ये जो सीरीज चल रही है ये आपको अच्छी लग रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा स्पीड हम लोग चलेंगे कि हम्बोल्ट महोदय ने वनस्पति भूगोल, मौसम विज्ञान, भूआकृति विज्ञान का इन्हें फादर भी बोला जाता है एक तरह से। सर्वप्रथम मानचित्र का प्रयोग क्लॉडियस टॉल्मी ने किया था। और आधुनिक भूगोल की स्थापना में जो प्रथम स्थान है वो जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी का है। ठीक। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र स्थल में है, सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यह सिद्धांत जो है सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी हेलियोसेंट्रिक वर्ल्ड सिस्टम है, जो कोपरनिकस ने 1543 में दिया था। तो ये चीजें आपका टोटल क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए, आपका एक इमेज हमने ऐड किया है कि यह वक्तव्य जो है किसका है, कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, किस सिद्धांत से, किस विद्वान ने दिया है? तो जेम्स हटन ने दिया है, हटन ने। और ये वाला जो सिद्धांत है आपका यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है कि स्थल रूपों की जटिलता सरलता की अपेक्षा अधिक मिलती है।
ठीक है, स्थल रूपों की जो जटिलता है ये सरलता की अपेक्षा अधिक मिलती है। कारण क्या दे रहा है कि स्थल रूपों के उद्भव में संरचना की प्रमुख भूमिका होती है। तो संरचना की भूमिका की वजह से क्या स्थल रूपों में जटिलता की अपेक्षा जो सरलता अधिक होगी। तो इसमें आपका देखिए दोनों सही है, लेकिन ये दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका है। तो अब आ जाते हैं हम लोग फिर ऑडियो लेक्चर में। तो महाद्वीप और महासागरों से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जिसको आपको देखना है। पेंटागोनल डेडिकाहेड्रन परिकल्पना जो है ये विमोंट की है। 1875 ईस्वी में लुथियन ग्रीन महोदय ने टेट्राहेड्रल, ठीक है, जो चतुष्फलकीय सिद्धांत का उसका प्रतिपादन किया था। जब भी टेलर ने महाद्वीपीय विस्थापन यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस को दिया। पृथ्वी के धरातल के इतिहास का जो सिद्धांत है वो जोली महोदय ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दिया वो वेगनर ने दिया, जो हाइपोथेसिस दिया था वो टेलर ने दिया था। ठीक है, ओल्डहम ने 1909 में यह बताया कि भूकंप के केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर जो यस तरंगे हैं वो लुप्त हो जाती हैं। 140 पे आपका पी तरंगे लुप्त हो जाती हैं, जो इनका रेंज होता है 120 से 140 पे होता है। इसे ही हम लोग जो भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। ये किसने बताया था? ओल्डहम ने बताया था। सरथम कोम्बिन ने भौमिकी में यानी सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग किया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया वो जर्मन विद्वान एडवर्ड स्टेस ने किया था। और स्टेस ने ही भूपर्पटी के नीचे 3 संकेंद्री परतें सियाल, सीमा और नीफे बताया। तो ध्यान रखिए, सियाल, सीमा, नीफे किसने बताया? तो ये आपके एडवर्ड स्विस ने बताया था। ठीक है, जेम्स हटन ने कहा था कि चट्टानें पृथ्वी के इतिहास की किताब के पन्ने हैं। ध्यान रखिएगा, जेम्स हटन की अभी जस्ट पहले आपसे बात हुई तो जेम्स हटन ने क्या बोला था कि जो चट्टानें हैं ये पृथ्वी के इतिहास के जो किताबें हैं उसके पन्ने हैं। ठीक है, प्लेट जो शब्द है ये टूजो विल्सन ने दिया 1965 में। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में मैकेंजी, पार्कर, ठीक है, इन सब ने बात किया था। और साथ ही साथ हैरी हेस ने भी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में चर्चा करी थी। ठीक, तो इसमें जो आपका समुद्र नितल प्रसरण सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया? हैरी हेस के द्वारा दिया गया। और हैरी हेस ने उसको दिया कब था? तो हैरी हेस ने दिया था 1960 में। ठीक है, और प्लेटों के बारे में जो बात करी थी हैरी हेस ने, ये 1962 के आसपास उन्होंने बात करी थी। वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत को दिया था। ठीक, और वेगनर ने जो महाद्वीपीय सिद्धांत में संचलन का कारण बोला है, किस कारण से उसमें प्रसार होता है, तो वो गुरुत्व और ज्वारीय 2 बलों की बात करी थी। जबकि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन होता है वो पृथ्वी के भीतर जो संवहन धाराएं चलती हैं उसकी वजह से होता है। ठीक है, और जो सागर नितल प्रसरण है ये भी किस वजह से होता है? संवहन धाराओं की वजह से। पृथ्वी के नीचे जो संवहन धाराएं चलती हैं उसकी वजह से ये भी आपका होता है। ठीक है, आगे देखिए, एयरी ने क्या दिया था? समस्थिति सिद्धांत दिया था। इसमें एयरी ने क्या बताया कि पर्वत पट्टियों की जड़ें होती हैं, यानी कि रूट हाइपोथेसिस जो है किसमें विश्वास किया? एयरी ने विश्वास किया किसमें? रूट हाइपोथेसिस में विश्वास किया। ठीक, होम्स ने भी क्या किया? जड़ संकल्पना का समर्थन किया था। एयरी का मानना था कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है, यानी सियाल जो पर्वत है वो सीमा पर्वत के ऊपर तैर रही है। उसके अनुसार विभिन्न स्तंभों का जो घनत्व है ये बराबर है, परंतु उनकी गहराई अलग-अलग है। ध्यान रखिएगा, ये लाइन जरूर याद रखिए कि किसने कहा था कि स्तंभों का घनत्व बराबर है लेकिन उनकी गहराई में भिन्नता है। ये एयरी का कथन है, एयरी का समस्थितिक सिद्धांत। ठीक, एयरी ने क्या क्या कहा कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिइंग थिकनेस, यानी कि जो डेंसिटी है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है, बराबर है, लेकिन जो गहराई है उसमें भिन्नता पाई जाती है। ये किसका है? एयरी का मत है। उन्होंने कहा कि जो अधिक ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं वो अधिक गहराई तक प्रविष्ट हैं, जबकि जो कम ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं ये सब स्टेटम तक ही यानी कम गहरे में प्रविष्ट होते हैं। तो एयरी का मानना क्या था कि पर्वत की जो जड़ें होती हैं, एयरी ने ये माना कि जड़ जो, अब प्रश्न आपसे जो पूछेगा कि रूट हाइपोथेसिस से संबंधित कौन है? एयरी भी हैं, होम्स हैं आपके, जॉली भी हैं, जो एयरी के मत का समर्थन करते हैं।
ठीक है। तो जोली ने भी एयरी के मत का समर्थन करा था। उन्होंने ये भी कहा कि जो पर्वत होते हैं उनकी जड़ें होती हैं। ठीक है। अब आते हैं प्राट की संकल्पना। तो प्राट के अनुसार जो है पहाड़ों की चट्टानों का घनत्व पठारों से कम और पठारों का मैदानों से कम और मैदानों का जो है चट्टानों का घनत्व समुद्रों की जो तली में चट्टानें पाई जाती हैं उससे कम होता है। अर्थात कि अब देखिए जो प्राट ने क्या बोला कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, पठारों से। और पठार की जो ऊंचाई मैदानों से ज़्यादा होगी, मैदान की ऊंचाई समुद्र तली से ज़्यादा होगी, जो तली में चट्टानें होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राट के अनुसार जैसे जैसे ऊंचाई आपका बढ़ेगी तो जो घनत्व है वो क्या होगा, उसकी अपेक्षा विपरीत संबंध रखेगा, यानी कि ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है। तो जो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पहाड़ की चट्टानें हैं उनका जो घनत्व है पठारों से कम होगा, पठार के जो चट्टानें हैं उनका जो घनत्व मैदानों से कम है, और मैदानों की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व जो है समुद्र तली में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनसे भी कम है। यानी कि जैसे आप हाइट पे जाएंगे वैसे डेंसिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। ठीक है। यानी कि प्राट जो है प्लवनशीलता के नियम में नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति तल नियम में, लॉ ऑफ कंपनसेशन में विश्वास करते थे। ठीक है, क्लियर हो गया ये। लॉ ऑफ कंपनसेशन में प्राट विश्वास करते थे, जबकि प्लवनशीलता के नियम में जो आपके एयरी विश्वास करते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हैफर्ड और बोबी ने प्राट के मत का समर्थन किया। एयरी का जो सिद्धांत था ये प्लवनशीलता का सिद्धांत कहलाया। क्षतिपूर्ति तल लॉ ऑफ कंपनसेशन का जो नियम था ये किसका नियम हो गया, प्राट का हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी जो शब्द है ये डटन के द्वारा दिया गया, जो ग्रीक वर्ड आइसोस्टेसियस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समस्थिति। ठीक है। हेफोर्ड और बोबी ने लेवल ऑफ कंपनसेशन यानी कि समतलोत्तल की बात करी। तो ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ कंपनसेशन प्राट का है, लेवल ऑफ कंपनसेशन हेफर्ड एंड बोबी का है, नोट डाउन भी कर सकते हैं। जोली ने जोन ऑफ कंपनसेशन क्षतिपूर्ति मंडल माना। ठीक है, जोली ने जोन ऑफ कंपनसेशन जोली ने दिया, लेवल ऑफ कंपनसेशन हेफर्ड और बोबी का हो गया। एयरी ने समान घनत्व परंतु गहराई में भिन्नता बताई, और प्राट ने क्या बताया कि जैसे ऊंचाई बढ़ेगी घनत्व आपका क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है। यानी कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। किसका है ये, प्राट का संकल्पना थी। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो आपको करना क्या है कि आप जैसे वीडियो आप सुनते चलेंगे, आप जो है वीडियो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को स्लो मोड में कर लीजिएगा। ये यूट्यूब में फीचर्स हैं। ठीक है, ऊपर आप क्लिक करिएगा, जो 3 डॉट हैं यूट्यूब में, वहाँ से आप जाके इसको स्लो कर लीजिएगा। और स्पीड आपको देखना है तो आप 2 पे 2 गुना कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत है, इसका प्रतिपादक एच.एफ. रीड महोदय हैं। भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, अर्थात कि भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति जो होती है, उस स्थान को हम लोग भूकंपी मूल कहते हैं। ठीक है, सीज्मिक फोकस भी उसे कहा जाता है। भूकंप मूल जो है, इसके जस्ट ठीक ऊपर जो धरातल पर वह स्थान जहाँ पे भूकंपी तरंगे जो है सबसे पहले पहुँचती हैं, उसे हम लोग एपिसेंटर यानी भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। और समान भूकंपी तीव्रता या समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपी रेखा आइसोसिस्मल लाइन कहा जाता है, और ये प्रायः आकार में अनियमित होती हैं। किसी क्षेत्र के नेक्स्ट है किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया गया है, उसे हम लोग होमोसिजनल लाइन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आइसोसिजमल क्या हो गया कि समान तीव्रता यानी जो समान बर्बादी वाले जो स्थान है उनको मिलाने वाली रेखा हो गई आइसोसिजमल। और जो होमोसिजमल है, जहाँ पे सेम तीव्रता का भूकंप आया है, ठीक है, उसको मिलाने वाली रेखा को होमोसिजनल लाइन कहते हैं। भूकंपी तरंगों का जो अंकन किया जाता है ये आपका सिस्मोग्राफ कहलाता है। जबकि जो मर्केली मापक होता है, ये भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, और यह मापक जो है गुणात्मक है, परिमाणात्मक नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, मर्केली क्या करता है कि भूकंप की तीव्रता मापता है, और भूकंपी तरंगों का जो अंकन करता है वो सिस्मोग्राफ करता है। ठीक है। तो जो मर्केली है, यह मापक जो है इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव, विनाशकारी प्रभाव आदि के आधार पर विकसित किया जाता है।
वर्तमान समय में हम लोग बात करें तो भूकंप के मापन के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। चूँकि यह जो रिएक्टर स्केल है, ये एक आपका लॉगरिथम स्केल है, जिसमें यानी लघुगणकीय स्केल है, जिसमें 1 से लेके 9 तक की संख्याएँ होती हैं और इसके अंदर प्रत्येक आगे संख्या जैसे आप बढ़ेंगे, पीछे वाली संख्या से 10 गुना ज़्यादा परिमाण जो है वो बताएगी। और यही स्केल ऊर्जा पे भी आधारित होता है कि जैसे मान लीजिए कि 6 पॉइंट पे आपका भूकंप जो आया है उस और 7 पॉइंट में जब आएगा तो उससे अधिक परिमाण यानी 10 गुना परिमाण से ज़्यादा वहाँ पे नुकसान भी होगा, एनर्जी भी जनरेट होगी, ठीक है? अंतःसागरीय भूकंपों के द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी 1883 ईस्वी में क्राकाटुआ ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप सबसे ऊंची या अधिक 120 फीट की ऊंचाई पर उत्पन्न हुई थी। यदि हम लोग भूकंपी ज़ोन की बात करें, तो भारत को जो है 5 भूकंपी क्षेत्रों में बाँटा गया है, लेकिन जिसमें से एक को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और इसके अलावा 4 आपके उपस्थित हैं, ठीक है? जिसमें जो अति निम्न क्षतिमंडल है, उसको हम लोग हटा देते हैं, उसके अलावा निम्न, मध्यम, अधिक और अत्यंत अधिक क्षतिमंडल में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है? तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा और इसको आप इसी तरह से दोबारा से भी आप देख सकते हैं। भूकंप के बारे में कुछ और पॉइंट हम लोग देख लें कि भूकंप का आपने एपिसेंटर देख लिया, सारा कुछ आपका क्लियर हो गया है। भूकंप मापन के बारे में भी हमने बात कर ली, ठीक है? जिसमें आपने रिएक्टर स्केल पढ़ा, मर्कैली पढ़ा और सिस्मोग्राफ को पढ़ा, ठीक है? अब आगे हम लोग भूकंप के वितरण की बात कर लेते हैं। तो भूकंप का जो वितरण है, उसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन परिप्रशांत जो क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आपके आते हैं और परिप्रशांत यानी प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर जो प्लेटें मिलती हैं, जिसमें आपका जुआन डी फूका है, कोकोस है, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई है, नक्शा प्लेट है, ठीक है? ये इसके भाग है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई, फिलीपीन प्लेट हो गई। तो जो पैसिफिक प्लेट है यानी प्रशांत प्लेट है, ये पतली है और इसका घनत्व जो है ज़्यादा है और इसीलिए ये इन प्लेटों के नीचे क्या होती है, दब जाती है, यानी कि जो ये सारी प्लेटें हैं, इसके नीचे भी प्लेटें पाई जाती हैं। इसके अलावा मध्य अटलांटिक जो पेटी है, वहाँ पे भी आपका भूकंप का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा परिप्रशांत में लगभग मान के चलिए कि आपका 75% भूकंप वहाँ पे आएँगे, ठीक है? और जो मध्य अटलांटिक पेटी है, तो यहाँ पे आपका सागर नितल प्रसार की वजह से यहाँ पे भूकंप देखने को मिलता है और मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसमें अल्पाइन पर्वतमाला, भूमध्य सागर, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, म्यांमार की पहाड़ियाँ, हिमालय पर्वत, ठीक है? ये सभी जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी में शामिल हैं। तो ये प्लेटों के अभिसरण के कारण यहाँ पे भूकंप आता है। अभिसरण यानी कि प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इसलिए मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूकंप आता है। और मध्य अटलांटिक में किस वजह से आएगा? क्योंकि वहाँ पे सागर नितल प्रसार हो रहा है, तो इसकी वजह से जो लावा ऊपर आएगा और वहाँ पे कटकों का निर्माण होता है। तो आपने मध्य अटलांटिक कटक का नाम सुना होगा, ठीक है? जो अगला पॉइंट है आपका, वो अंतः प्लेट भूकंप होता है, ठीक है? ये प्लेट सीमाओं से दूर आपका भूकंप पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, वहाँ पे जो भूकंप आया, प्रायद्वीपीय भारत में जो 1993 में आपका लातूर में, ठीक है? ये भूकंप जो किस वजह से आया था, भारत में अंतः प्लेटों के कारण ये भूकंप आपको देखने को मिले थे। ठीक? मानव जनित कारकों की वजह से भी भूकंप आते हैं और प्राकृतिक कारकों की वजह से भी आते हैं, ये आप लोग जानते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। अब आगे हम लोग बात कर लें कि ज्वालामुखी के बारे में कि स्कोशिया के नुकीले चट्टानी टुकड़े को हम लोग ब्रेसिया कहते हैं, ठीक है? स्कोशिया के जो नुकीले चट्टानों के टुकड़े होंगे, उसको हम लोग ब्रेसिया कहते हैं। ज्वालामुखी की हम लोग बात करें तो ज्वालामुखी के जो प्रकार होते हैं, वो बेसिकली हम लोग 2 प्रकार में, एक आपका केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, एक आपका दरारी उद्गार का ज्वालामुखी और तीसरा जो प्रकार इसमें आप कर सकते हैं कि उद्गार की अवधि के आधार पे, अवधि में एक आपका जो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी, ये 3 हो गए, ठीक है? और दरारी उद्गार और केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी अलग-अलग प्रकारों से हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि जो अभी पिछला आपका पूछा गया एग्जाम में था कि हवाईयन तुल्य
पिलियन तुल्य, स्ट्राम्बोलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है, तो उसको भी यहाँ से आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में नंबर 1 जो प्रकार हो जाएगा ये है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी होती हैं, इस प्रकार की ज्वालामुखी में विस्फोट क्रिया कम होती है। उद्गार यहाँ पे शांत ढंग से होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि यहाँ का जो लावा है, जो लावा निकलता है वो पतला होता है, और पतले होने की वजह से यहाँ पे आपका आराम से वो निकलता है, और ये जो है उतना ज़्यादा उद्गार नहीं करता, बल्कि क्या है शांत प्रकार का ये ज्वालामुखी होता है। अभी देखिए पिछले वाला जो एग्जाम हुआ आपका दिसंबर 2022 का, उसमें यही चीज़ें मैच कराने के लिए पूछा था। ठीक, हवाई द्वीप का जो पेले के बाल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका किलायु ज्वालामुखी है। दूसरा जो प्रकार है यह है स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तो स्ट्राम्बोली तुल्य जो ज्वालामुखी है, इसमें लावा क्या होता है, कम पतला होता है, और विस्फोट जो है यहाँ पे मामूली होता है, उतना नहीं होता है, लेकिन गैसें यहाँ पे लगातार निकलती रहती हैं। तो स्ट्रोम्बोली तुल्य जो ज्वालामुखी है, ये भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित जो लिपारी है, वहाँ पे आपका स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पाया जाता है। तीसरा जो है ज्वालामुखी वो वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी है। इस प्रकार की ज्वालामुखी जो पदार्थ होता है वो उसमें भयंकर विस्फोट होता है, और भयंकर विस्फोट का कारण क्या है कि इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट के पश्चात जो राख, धूल, गैसें इनका बादलों का रूप यहाँ पे धारण कर लेती हैं, और ये जो अधिक विस्फोट से जाएगा तो अधिक ऊंचाई पर जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो बादल होते हैं फूल गोभी के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसका जो लावा का यहाँ पे आकार होता है, या जो लावा यहाँ पे होता है वो गाढ़ा लावा होता है, पतला नहीं होता है, और गाढ़ा की वजह से ही वल्केनियन तुल्य में ये भयंकर विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। इसका जो नामकरण हुआ लिपारी द्वीप समूह स्थित जो वल्केनिक नामक ज्वालामुखी है, उसके आधार पर वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी करा गया है। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें कि जो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी नेक्स्ट है आपका, तो विसुवियस तुल्य जो ज्वालामुखी है, इसका पहली बार पर्यवेक्षण प्लिनी महोदय ने किया था, और इसी आधार पे इसे हम लोग प्लिनियन प्रकार के ज्वालामुखी का नाम भी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी को प्लिनियन टाइप वल्केनिक इरप्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, इससे निकलने वाले जो पदार्थ ठोस, द्रव या गैस तीनों रूपों में होते हैं। गैसों की जो यहाँ पे तीव्र विस्फोट के साथ ये धरातल को तोड़कर बाहर निकलता है, और इन गैसों में लगभग 80 से 90% भाग जो है वो जलवाष्प का पाया जाता है। ठीक है, जो ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं उसमें। तो विसुवियस आपने देख लिया, जिसे हम लोग प्लिनियन कहते हैं, पिलियन नहीं कहते, ध्यान रखिएगा। पिलियन जो है अलग है, ये प्लिनियन अलग है। प्लिनियन यानी कि विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, और जो ज्वालामुखी से आप गैसें निकलती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी ज्वालामुखी उद्गार से निकलती है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तरल पदार्थों में लावा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जो बाहर निकल कर क्या करता है, फैल जाता है। लावा बेसिकली दो टाइप में होता है, एक गाढ़ा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा लगभग 75% के आसपास होती है, तो जो गाढ़ा लावा होता है उससे अधिक विस्फोट वाले ज्वालामुखी होते हैं, और इसे हम लोग अम्लीय लावा भी कहते हैं। दूसरा जो क्षारीय लावा होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, तो ये क्या करता है कि शांत उद्गार का ज्वालामुखी होता है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि पठारों का भी निर्माण होता है। जबकि अम्लीय जो ज्वालामुखी है या अम्लीय लावा है, इसकी वजह से क्या होता है कि पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो ठोस पदार्थ हैं, उसमें जो है आपका धूल के कणों से लेकर पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़ों तक उसमें मौजूद रहते हैं। जो ठोस चट्टानी टुकड़े, जिसमें मैग्मा भूतल से प्राप्त टुकड़े होते हैं, बाहर निकलते हैं, और उन्हें हम लोग पाइरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पाइरोक्लास्ट क्या होता है, तो पाइरोक्लास्ट जो धरातल से मैग्मा के साथ जो चट्टानी टुकड़े निकलते हैं छोटे छोटे ज्वालामुखी उद्गार के समय, उन्हें हम लोग पाइरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। इसमें राख, ज्वालामुखी बम, अंगार, लेपिली, ठीक है, ये सभी टुकड़े वहाँ पे मौजूद होते हैं।
और जो टुकड़े नाशपाती के आकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं, थोड़ा बड़े रूप में होते हैं, उसे हम लोग ज्वालामुखी बम कहते हैं। और जब ज्वालामुखी बम का आकार जो है मटर के दाने के आसपास या उसकी गोलियों की तरह होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेपली कहते हैं। ठीक है, यदि जो मटर के दाने के बराबर लेपली हो गया, तो मटर के दाने से छोटे जो टुकड़े हो जाएंगे उसे हम लोग स्कोसिया कहते हैं। ठीक है, कुछ जो शिलाखंड काफी हल्के और छिद्रदार युक्त होते हैं, जो लावा के झाग से बने होते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिस कहते हैं या प्यूमिस कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक बारीक कणों में ज्वालामुखी को क्या बोला जाता है, जो पदार्थ हैं वो राख कहे जाते हैं। ज्वालामुखी धूल या जो राख होती है लेपली के जमा होने से जो चट्टान बनता है उसे हम लोग टफ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, टफ क्या होता है कि जो लेपली और धूल राख इसके जमा होने से जो चट्टानें बनती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टफ बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं उनका सही क्रम क्या होता है, कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा वाला क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले आपका लेपली बनता है, फिर लेपली का छोटा भाई जो होता है स्कोसिया हो गया। ठीक है, और स्कोसिया से छोटा जो झाग रूप में होता है जिसमें छिद्रित छिद्र पाया जाता है वो पीमिस होता है। इसके बाद राख या अंगार देखने को मिलते हैं, और राख या अंगार के बाद आपका टफ होता है, और टफ के बाद जो है आपका जो होता है वो होता है ब्रेसिया होता है। ठीक है, चलिए, आपने विसुवियस प्लिनी तक पढ़ा था, अब उसी टाइप को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ये बीच में मैं इसलिए ला दिया क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें आपका यहाँ से क्लियर होता चले। तो जो विसुवियस तुल्य है जिसमें हम लोग प्लिनी के बारे में बात कर रहे थे, किसे प्लिनियन टाइप ज्वालामुखी भी कहते हैं। अब पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है, पिलियन की बात कर लें तो इस प्रकार की ज्वालामुखी का जो उद्गार है सबसे अधिक विस्फोटक और सबसे ज़्यादा भयंकर होता है। तो प्रश्न पूछा गया है, सबसे ज़्यादा विस्फोटक या भयंकर प्रकार का ज्वालामुखी वो पिलियन है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो निकलने वाला लावा है ये बहुत ही चिपचिपा होता है, और इस प्रकार के निकलने वाले जो इसके साथ विखंडित पदार्थ होते हैं ढाल के सहारे क्या होते हैं, लांच की तरह ये प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो मास मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, तो उसी तरह से। और यहाँ पे जिसे जो है न्यूसेस अर्डेंट्स यानी कि जलता हुआ बादल भी इसे कहा जाता है। 1902 में पश्चिमी द्वीप समूह जिसे मार्टिनिक द्वीप कहा जाता है, यहाँ पे आपका पीली नामक जो है ज्वालामुखी, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पे देखा गया, जिससे निकले हुए नुई और डिंते ने सेंट पियरी नामक नगर को पूर्णतः यहाँ पे क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया था। 1883 में जो लावा जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित सुंडा द्वीप है, ठीक है, जलडमरू मध्य है, इसमें क्राकाटाओ ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और क्राकाटाओ जो ज्वालामुखी है पिलियन टाइप का ज्वालामुखी पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो जो इसका जब उद्गार होता है इसमें भयानक भूकंप और समुद्र में लगभग 120 फीट ऊंची लहरें उठती हैं। इसके अलावा फिलीपींस में जो हिबक हिबक ज्वालामुखी आया, ये भी आपका जो है पिलियन टाइप के ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है या उदाहरण है। ठीक है, विसुवियस तुल्य जो ज्वालामुखी होते हैं इसमें गैसों की तीव्रता के कारण भयानक विस्फोट के साथ बड़े आवेग से यहाँ पे ये बाहर निकलता है। तो जो प्लिनियन की हम लोग बात कर रहे थे कि पिलियन जो ज्वालामुखी है इसे हम लोग विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं, इसमें भी तीव्रता के साथ जो है विस्फोट के साथ जो है लावा निकलता है बाहर। और विसुवियस में जो ज्वालामुखी में पहली बार जो है प्लिनी ने रिकॉर्ड किया था, इसीलिए इसे प्लिनियन टाइप का ज्वालामुखी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका है दरारी उद्गार, दो टाइप आपने पढ़ा था। दरारी में तो आपका क्या होता है कि लावा दरारों के मध्य शांतिपूर्वक निकलता है, और इससे क्या होता है कि जो आपका कटकों का निर्माण हो गया, या आपका समुद्र में होगा तो कटक बन जाएंगे, और धरातल पर होगा, धरातल की वजह से देखिए दरारी उद्गार की वजह से कोलंबिया पठार बना, दक्कन का पठार का निर्माण हुआ। आइसलैंड में जो आपका लॉकी फ्यूजेस है, लॉकी फिशर है, वो भी आपका जो है इसका उदाहरण के तौर पे है। और उद्गार के आधार पे जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है तो उसमें परापर जो है क्या होता है कि लगातार जो लावा का उत्सर्जन होता रहता है। ठीक है, तो जिसे हम लोग जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में लगभग जो जागृत ज्वालामुखी हैं ये लगभग 500 के आसपास है, जिसमें इटली का एटना, इस्तांबुली, हवाई द्वीप का मोना लोआ,
ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। स्टम्बोली सदैव प्रज्वलित रहता है क्योंकि यहाँ से गैसें निकलती रहती हैं और इसलिए इस ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जो जागृत ज्वालामुखी है कोटापैक्सी है, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका में है। तो दक्षिण अमेरिका में कोटापैक्सी और चिम्बाराजो 2 ज्वालामुखी हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है डॉर्मेंट ज्वालामुखी होता है, तो ये उद्गार के बाद क्या होता है, शांत पड़ जाता है। इटली का जो विसुवियस, इंडोनेशिया का जो क्राकाटाओ है, जापान का फ्यूजियामा, ये सभी प्रसुप्त वाले हो गए। मृत जो ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, इसमें उद्गार ही नहीं होता है, ठीक है, जिसमें आपका माउंट पोपा है, को सुल्तान देवमंद है, ठीक है। तो ज्वालामुखी में जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए कि जब धरातल के नीचे, जैसे लावा जब ऊपर आ जाएगा तो आप देख लेंगे, यही लावा जब धरातल के नीचे जम जाता है तो किनका निर्माण होता है, बैकोलिथ का होता है, लैकोलिथ का होता है, फैकोलिथ का होता है, लोपोलिथ होता है, सिल होता है, डाइक का निर्माण होता है, ठीक है। और केंद्रीय विस्फोट के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसमें आपका सिलेंडर शंकु बनता है, अम्लीय लावा शंकु बनता है, सील्ड शंकु बनता है, शंकु में भी शंकु बनता है, मिश्रित शंकु बनता है, परिपोषित शंकु बनता है, ठीक है। क्रेटर, काल्डेरा, सोल्फटारा, गैस, गर्म झरना, गेसर, गर्म झरना, ये सभी क्या हैं, ज्वालामुखी स्थलाकृतियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भूसन्नति की बात कर लेते हैं। भूसन्नतियाँ क्या होती हैं, ये उथले भाग वाली होती हैं जिसमें तलछटी जमाव पाया जाता है और जिस कारण से उनकी तली में निरंतर जो है नीचे ये धंसती जाती हैं और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, अधिक गहराई तक अवसाद जो है जमा हो जाता है। इससे क्या होता है कि बलित पर्वतों का निर्माण भी होता है। जब लंबे समय के बाद उसमें क्या होगा, नीचे से संवहनी धाराएं चलेंगी और संवहनी धाराओं की वजह से क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, तो इसकी वजह से वो उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो भूसन्नतियाँ थी इसमें पहला जो सराहनीय प्रयास किया ये हाल डाना नामक 2 विद्वानों ने करा था। हालांकि जो भूसन्नति संकल्पना था उसका सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन हाग ने किया, ध्यान रखिएगा, हाग ने सिद्धांत दिया लेकिन हाल और डाना ने इसकी व्याख्या करी। इस संकल्पना का जो सूत्रपात है ये हाल और डाना के द्वारा किया गया, लेकिन जो एग्जैक्ट भूसन्नति संकल्पना दिया वो हाग ने दिया। हाल और डाना की जो संकल्पना थी, तो डाना ने अध्ययन और अवलोकन के आधार पर पता लगाया कि जो वलित पर्वतों में पाई जाने वाली चट्टानें हैं ये सागरीय उत्पत्ति की हैं और इन चट्टानों का जो जमाव है ऐसे सागरों में हुआ है जो लंबे, सकरे और उथले हैं। इस प्रकार से सागरों के लिए सर्वप्रथम डाना ने भूसन्नति शब्द दिया था और बताया कि भूसन्नतियाँ लंबे, सकरे, उथले और निरंतरता या निरंतर धंसती हुई सागरीय भाग भी होती हैं, ठीक है। हाल ने क्या किया कि भूसन्नतियों पर उन्होंने जो पर्याप्त प्रकाश डाला और सर्वप्रथम वलित पर्वतों की उत्पत्ति और भूसन्नतियों के बीच जो संबंध स्थापित किया ये हाल ने किया, ठीक है। और हाग ने किया था क्या, कि हाग की जो संकल्पना थी कि यदि हाल और डाना ने भूसन्नति की संकल्पना का प्रतिपादन किया होता तो हाग ने उसका संवर्धन करके उसे सिद्धांत रूप दिया। सर्वप्रथम हाग ने क्या किया कि प्राचीन पैलियोजोइक कल्प का मानचित्र खींचकर उस पर लंबे, सकरे और सागरीय भागों को प्रदर्शित किया और पुनः बताया कि वर्तमान समय में जहाँ पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पहले सागरीय भाग थे का विस्तार था और जो विस्तार सागरीय भाग का था उसे हम लोग भूसन्नतियाँ कहते हैं। भूसन्नतियाँ गहरे जल का भाग होती हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, जिनकी जो लंबाई है वो क्या होती है, चौड़ाई से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मीसोजोइक काल में 5 भूखंडों के अदृढ़ खंडों की बात करी गई थी। इसके बाद इवांस की जो संकल्पना है वो भी आपका भूसन्नति से संबंधित है। तो इवांस ने ये बताया कि जो भूसन्नतियाँ में इतने विभेद पाए जाते हैं कि उनका एक निश्चित रूप में स्थिति बताना असंभव है और भूसन्नतियों में तलछट के निक्षेप होने से उनकी तली में क्या होता है, अवतलन हो जाता है। भूसन्नति से संबंधित नेक्स्ट जो संकल्पना और सुसट की संकल्पना, और सुसट ने ये बताया कि विभिन्न प्रकार की भूसन्नतियों में विषमताओं के कारण सुसट ने उन्हें कई श्रेणियों में डिवाइड किया और उन्होंने ये बताया कि जो भूसन्नतियाँ 3 श्रेणी की होती हैं, एक मोनोजियो सिंक्लाइन होती है, एक आपका पॉलीजियो सिंक्लाइन होती है, ठीक है। तो पहला उन्होंने क्या बताया कि एकल भूसन्नति, दूसरा बहुल भूसन्नति और तीसरा उन्होंने मीजोजियो सिंक्लाइन बताया यानी मध्यस्थ भूसन्नति, ठीक है।
भूसन्नतियों से संबंधित जो सिद्धांत रहा है, पर्वत निर्माण का संबंधित सिद्धांत, ये भूसन्नति का, तो ये क्रोबर ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, पर्वत निर्माण में संबंधित भूसन्नति सिद्धांत को जर्मन भूगोलवेत्ता क्रोबर ने दिया। कोबर के अनुसार जो है दोनों पार्श्व जब सरकते हैं तो कोबर ने इन्हें क्या बोला था, फोरलैंड बोला था या अग्रदेश कहा था। ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिए कि अग्रदेश किसे कहा था कोबर ने, कि जब दो पार्श्व सरकते हैं तो उसे फोरलैंड बोला। और स्विस के अनुसार केवल एक पार्श्व जो या एक पृष्ठ प्रदेश सरकता है और दूसरा जो है फोरलैंड जो है क्या होता है, स्थिर होता है। तो स्विस ने ये बताया कि दोनों एक साथ नहीं सरकते, बल्कि पहला जो सरकता है वो पृष्ठ प्रदेश होता है और दूसरा जो होता है वो फोरलैंड होता है। ठीक है, कोबर का जो सिद्धांत है संकुचन सिद्धांत पर आधारित है। भूसन्नति के दोनों किनारों पर जो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, चूंकि भूसन्नति में क्या होता है कि सॉफ्ट और हार्ड रॉक का भी उसमें पाया जाता है। तो उसमें कह रहा है कि जो दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है जिन्हें कोबर ने क्या बोला था, रैंडकेटन बोला था। ठीक है, भूसन्नति के दोनों किनारों पर जो पर्वत श्रेणियां होती हैं उसे रैंडकेटन बोला, किसने, कोबर ने बोला। ठीक है, और ये वलन से भी अप्रभावित जो भाग होता है उसे स्वासिनबर्ग बोला। ठीक है, और सामान्य रूप से जो वहाँ पे रहता है, जैसे वलन से अप्रभावित जो हो जाएगा वो स्वासिनबर्ग हो जाएगा, सामान्य रूप में स्थित स्थलाकृति जो होगी वो मध्य पिंड कहा जाएगा। तो कोबर से संबंधित आपने फोरलैंड देख लिया, रैंडकेटन समझ लिया, स्वासिनबर्ग समझ लिया, मध्य पिंड समझ लिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेफरीज ने क्या किया था, तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और 1926 में डेली ने महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया था, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी दिया। रेडियो सक्रियता सिद्धांत, ये पृथ्वी के धरातल के इतिहास का तापीय चक्र सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना गया। रेडियो एक्टिविटी थ्योरी कर्नल रीड की। और आर्थर होम्स ने 1929 में संवहन तरंग सिद्धांत दिया। जापान के मेरी मोरिसावा ने 1975 में भूआकृतिक मॉडल यानी टेक्नो-जियोमॉर्फिक मॉडल को प्रस्तुत किया। भूपर्पटी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित जो संकल्पना थी ये लॉर्ड केल्विन महोदय ने दिया। बेरनर ने 1758 ईस्वी में भौमिकी कालक्रम यानी जियो पीरियड्स को दिया और महासागरीय जलधाराओं की विचारधारा का जो प्रतिपादन किया 1663 में ये आइजेबक बोसीमस ने किया था। बलित पर्वतों और भूसन्नतियों के मध्य संबंध को सबसे पहले हाल ने बताया था और जो भूसन्नति का सिद्धांत दिया वो हाग ने दिया था। 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम मोहरोविसिक महोदय ने निचली क्रस्ट और ऊपरी मैंटिल के मध्य एक असमता डिस्कंटिन्यूटी की खोज करी थी, जिसको जो है मोहो डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना गया। और गुटेनबर्ग ने क्या किया था कि निचली मैंटिल यानी लोअर मैंटिल और अपर कोर के मध्य एक असंबद्धता की खोज की थी, जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से भी जाना गया था। ठीक है, और कोनराड ने क्या किया था, कोनराड ने करा था कि जो असंबद्धता वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कोनराड को हो गई। रेपिटी जो है ये अपर मैंटिल और लोअर मैंटिल के बीच हो गई और लेमैन जो है ये अपर कोर और लोअर कोर के बीच हो गई। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से ट्रिक से कोमा रेगुली, को से हो गया कोनराड सबसे ऊपर वाली, मा से हो गया मोहो उसके बाद वाली, रे से हो गया रेपिटी उसके बाद वाली। ठीक है, कोमा रेगुली, गु से हो गया गुटेनबर्ग उसके बाद रेपिटी के बाद गुटेनबर्ग, ली से हो गया लेमैन जो गुटेनबर्ग के बाद आती है। ठीक है, तो ये क्रम है, तो उसको आप ऊपर से क्रस्ट से मैंटिल तक आएंगे तो वहां से आप कर लीजिएगा। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता के रूप में जॉन मरे को जाना जाता है और भूसन्नति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डाना के द्वारा किया गया था। शब्द का सिद्धांत का जो है हाग ने करा था। आरी हर्टन ने भूआकृति विज्ञान में मात्रात्मक क्रांति का सूत्रपात करा था। ठीक है, और भू परपटी में सबसे अधिक जो है जो पाया जाता है पदार्थ वो आपका क्या है कि ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, फिर आपका तो ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में पाया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो आपका मॉरिसिली ने सर्वप्रथम प्रादेशिक समुद्र विज्ञान का विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, मॉरिसिली ने सर्वप्रथम क्या किया था कि प्रादेशिक समुद्र विज्ञान का विवरण दिया। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता जॉन मरे रहे हैं। ठीक है,
थोड़ा सा अपर्दन और अपर्दन के कारकों से संबंधित कुछ सिद्धांत है उसको देख लीजिए, जो हर बार आपसे पूछा जाएगा। तो पहला ये है कि लियोनार्डो दा विंसी जो मोनालिसा का चित्रकार थे, तो लियोनार्डो दा विंसी ने पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि नदियां अपर्दन करके अपनी घाटी का निर्माण स्वयं करती हैं। पावेल महोदय ने अपर्दन से संबंधित जो सिद्धांत दिया वो आपका आधार तल का सिद्धांत था। ठीक है, तो ध्यान रखते हुए चलिए, पावेल का जो सिद्धांत था आधार तल से संबंधित बेस लेवल का, ये पावेल ने दिया था अपर्दन के आधार तल का। और भूदृश्य में संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है। जो आपका लैंडफॉर्म होता है ये स्ट्रक्चर प्रोसेस और फेज स्टेज, ठीक है, यानी कि एस पी और एस, तो ये किसके द्वारा दिया गया, ये आपका WM डेविस के द्वारा दिया गया था इस संकल्पना को कि संरचना प्रक्रम और अवस्थाओं का प्रतिफल होता है। जो भूदृश्य होता है ये संरचना प्रक्रम और अवस्थाओं का प्रतिफल होता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता जो डेविस हैं, इन्होंने अपने अपर्दन चक्र की सामान्य भौगोलिक संकल्पना में सर्वप्रथम मोनार्डनाक और संप्राय मैदान यानी कि पेनी प्लेन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो पेनी प्लेन और मोनार्डनाक डेविस की हो जाएगी। इंसेलबर्ग जो है वो आपका किसका हो जाएगा, पेंग का हो जाएगा। और एलसी किंग ने पेडी प्लेनेशन दिया था, क्रिकमे ने पैन प्लेन दिया था। ध्यान रखिएगा, पैन प्लेन PAN है, ठीक है, और जो पेनी प्लेन है वो PEN है, और जो आपका पेडी प्लेन है वो PED है। तो पफ और थॉमस या पुश और थॉमस ने समानापर्दन चक्र दिया। मोरिसावा ने टेक्नोज्योमेट्री मॉडल दिया। ठीक है, सम्स और लिचटी ने क्या किया कि एपिसोडिक इरोजन थ्योरी दिया। और AC लॉसन ने क्या किया था, पैन फैनवर्ड दिया था। तो ध्यान रखिएगा, समानापर्दन चक्र पुफ और थॉमस की है, पैन फैन जो है लॉसन का है, टेक्नोज्योमेट्री मॉडल मोरिसावा का है, एपिसोडिक इरोजन थ्योरी जो है ये सम्स और लिचटी की है। आगासीज महोदय ने क्या किया था कि हिमानीकरण संकल्पना का पिता भी इन्हें कहा जाता है, लुई आगासीज को। हिमयुग की जो संकल्पना दी लुई आगासीज ने दिया था। ठीक है, भूआकृति विज्ञान की जो संकल्पना ये थार्मबरी की है। क्षतिपूर्ति रेखा तल वाला आपका प्राट का है। समस्थिति संकल्पना किसकी है, डटन की है। ठीक है, जियो स्टैसी जो है डटन ने दिया है वर्ड। साम्यावस्था की संकल्पना गिलबर्ट की है। पेनी प्लेन जो है डेविस की है। जड़ संकल्पना किसकी है, रूट हाइपोथेसिस, ये आपका एरी की है। जो सुस्थैतिक परिवर्तन की संकल्पना लुई अगासिज की है। और पैन प्लेन जो है क्रिकमे का है, पेडी प्लेन एलसी किंग का है। ठीक है, हॉट स्पॉट की जो थ्योरी है वो टूजो विल्सन की है। ध्रुवी परिभ्रमण विचारधारा ये दुत्वा की है। ठीक है, और छठी शक्ति का जो नियम है ये गिलबर्ट का है। असमान ढाल का नियम भी किसका है, गिलबर्ट का है। पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय अवस्था जेम्स हटन की है। समान ढाल नियम जो है ये ग्रोव कार्ल गिलबर्ट का है। जल विभाजकों का जो नियम है, ठीक है, ये भी आपका गिलबर्ट का है। तो गिलबर्ट का कौन सा, छठी शक्ति, असमान ढाल, समान ढाल, जल विभाजक, ये सभी गिलबर्ट के हैं। ठीक है, भू आकारों का जो पदानुक्रम की संकल्पना सेलिसबरी की है। मार्फोजेनेटिक जो एरिया है, क्षेत्र है, उसकी अवधारणा पेल्टियर ने दिया है। GK गिलबर्ट, ठीक है, जो ग्रोव कार्ल गिलबर्ट है, उन्होंने धारा क्षमता और क्षमता की अवधारणा भी बात करी। गतिक संतुलन की अवधारणा किसकी है, गिलबर्ट की है। तापी सीमा स्तर की संकल्पना ये आपका ऑक्सबर्ग की है। क्षतिपूर्ति क्षेत्र की संकल्पना जोली की है। महाद्वीपीय हिमानीकरण की संकल्पना कारपेंटियर की है। ध्यान रखिएगा, युग की संकल्पना लुई अगासिज हो गई। महाद्वीपीय हिमानीकरण की संकल्पना कारपेंटियर की है। क्षतिपूर्ति तल की जो संकल्पना हेफर्ड और बोवी की है। ठीक है, जर्मन भूगोलवेत्ता पेंग की बात कर लें तो पेंग ने ढाल प्रतिस्थापन परिकल्पना दी, जिसमें सर्वप्रथम जो है उन्होंने इंडोजेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। वाल्टर पेंक ने अपने अपर्दन चक्र के सिद्धांत में प्राइमारम, इंटीवक्लुंग और इंड्रम नामावलियों का प्रयोग किया। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमारम किसका है, पेंक का हो जाएगा। जबकि एलसी किंग ने पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और 1929 में HD थॉमसन महोदय ने प्रगामी सरिता अपहरण सिद्धांत, तो सरिता अपहरण सिद्धांत ध्यान रखिए, प्रगामी सरिता अपहरण सिद्धांत थॉमसन का है। GM स्मिथ ने जो है सापेक्ष उच्चावच सिद्धांत दिया। थार्नबरी जो है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थ्योरी, यानी कि जो थार्नबरी का है ये भूआकृति
विज्ञान की जो संकल्पना है ये किसकी है, ये थानबरी की ही है। भूआकृति विज्ञान की जो संकल्पना किसकी है, ये आपका थानबरी की ही है। जियोमॉर्फोलॉजी जो बुक है ये आपका लोबेक की है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थानबरी की है। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी चार्ल्स लेल की है। द थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन, ये आपका जेम्स हटन की बुक है। और इलस्ट्रेशन ऑफ द हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ, ये जॉन प्लेफेयर की है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रॉलर की है। और फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रॉलर की है, यानी स्ट्रॉलर की। साइंस एंड अर्थ हिस्ट्री स्ट्रॉलर की है। प्लेट टेक्टोनिक जो बुक है ये किसकी है, ये एन स्ट्रॉलर की है। इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ज्योग्राफी ये भी आपका स्ट्रॉलर की है, ठीक। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। कैलिफोर्निया अर्थक्वेक जो है ये रीड का है। मैनुअल ऑफ जियोलॉजी ये डाना की किताब है। जियोमॉर्फोलॉजी देखिए लोबेक की भी है, और जियोमॉर्फोलॉजी आपका रिस्थोपिन की भी है, तो ध्यान रखिएगा ये। और जियोमॉर्फोलॉजी स्पार्कस की भी है जियोमॉर्फोलॉजी, तो आप। और जनरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन ये कांट का है। द शेप ऑफ द अर्थ ये आपका पीटर मैकेंजी की किताब है। द शेप ऑफ द अर्थ, द अनस्टेबल अर्थ स्टीयर्स की है। एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी ये किताब जो है, एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी ये ड्यूरी की है। द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ जो है जॉली की है। और मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी एन स्टॉलर की हो गई। हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन जो है ये हैरी हेस का है। हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन ये आपका हैरी हेस का है। द मेकिंग ऑफ द अर्थ ये जॉन ग्रोगरी की किताब है। रिफ्ट वैली, द ग्रेट रिफ्ट वैली ये भी आपका ग्रोगरी की किताब है, ठीक है। एंड इवोल्यूशन इन द अर्थ साइंस ये टूजो विल्सन की किताब है। द आल्पस इन द आइस एज ये ब्रुकनर का है, ठीक है। चूंकि पिंक और ब्रुकनर जो है ये आपका आइस एज से भी रिलेट करते हैं, तो इसलिए ये इनकी किताबें हो गई। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आपका जो हम लोग पढ़ रहे थे कि परिमाणी जो वर्ड दिया था, ठीक है। यानी कि जो थानबरी की किताब हो गई, प्रिंसिपल ऑफ थानबरी ने जो थ्योरी दिया प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थ्योरी। एंडरसन ने 1906 में मृदा सर्पण शब्द का प्रयोग किया था। और परिहिमानी जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया 1909 में डब्ल्यू लीजिंस की महोदय ने किया था, जबकि जो परिहिमानी अपर्दन चक्र का प्रतिपादन किया ये पेल्टियर ने किया था। ध्यान रखिएगा, लीजिंस ने वर्ड दिया था परिहिमानी का, और जो सिद्धांत दिया था पेल्टियर का है। परमाफ्रास्ट वर्ड किसने दिया, तो ये सर्वप्रथम परमाफ्रास्ट जो शब्द का प्रयोग किया था ये हम्बोल्ट महोदय ने करा था, ठीक है। हालांकि इससे मिलता जुलता जो वर्ड दिया था वो मूलर महोदय ने दिया था। एसी लासन ने 1915 में कहा कि पर्वताग्र के पीछे हटने से पेडिमेंट का निर्माण होता है, तो लासन का पेडिमेंट हो गया, ध्यान रखिएगा। पेडिप्लेन किसका है, किंग का है। और पेडिमेंट जो थ्योरी है वो लॉसन की है। चादरी बाढ़ जो सिद्धांत है ये मैगी का है। तो मैगी ने बताया चादरी बाढ़ सिद्धांत में कि पेडिमेंट का निर्माण आकस्मिक बाढ़ के समय अपक्षय और अपर्दन की सम्मिलित क्रियाओं के द्वारा होता है। तो अपक्षय अपर्दन की सम्मिलित क्रियाओं को हम लोग अनाच्छादन कहते हैं, ठीक है। तो चादरी बाढ़ का सिद्धांत मैगी का है। पेडिमेंट थ्योरी जो है लासन की हो गई। पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत किसका है, गिलबर्ट का है, ठीक है। तो गिलबर्ट ने पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत में बोला कि पेडिमेंट के निर्माण में इसका ही योगदान होता है। और बाद में चलकर पेज, बर्की, मोरिस और ब्लेकफेल्डर ने इस सिद्धांत को, पार्श्वीय अपर्दन सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। तो इसको ध्यान रखिएगा, पार्श्वीय अपर्दन सिद्धांत से गिलबर्ट है, पेज है, बर्की है, मोरिस है और ब्लेकफेल्डर है। डगलस और जॉनसन ने इस सिद्धांत की स्वीकृति भी प्रदान करी थी, किस सिद्धांत की, पार्श्वीय अपर्दन की। मिश्र सिद्धांत जो मिक्स्ड थ्योरी है, ठीक है, मिश्र सिद्धांत, इसमें प्रमुख हैं किर्क ब्रायन, डेविस, शार्प, गिलुली, रिच और एलसी किंग, ठीक है। स्टालर ने वर्धमान ढाल की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। स्टालर ने किसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वर्धमान ढाल का, ठीक है। और हार्टन ने सरिता संख्या सिद्धांत दिया, ध्यान रखिएगा। आई हार्टन ने सरिता संख्या सिद्धांत दिया। जेसी पुद ने समाना सिद्धांत, यानी पफ और थॉमस जो है, ठीक है, जेसी पुद या जेसी पफ ने समाना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1962 में पामर और नेल्सन ने परिहिमानी सिद्धांत दिया। परिहिमानी अपर्दन पेल्टियर का है, परिहिमानी वर्ड जो है सिलिंज का है। और जो परिहिमानी सिद्धांत है, ठीक है, केवल परिहिमानी सिद्धांत ये पामर और नेल्सन का है।
डी मार्टोनी ने हिमनदी अपरदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1904 में जॉनसन ने सर्क के निर्माण से संबंधित वर्ग शून्य का सिद्धांत दिया। ठीक है। 1958 में एलसी किंग ने पेडिप्लेनेशन सिद्धांत दिया। और लिंटन ने जो है 1955 में अधा अपक्षय सिद्धांत दिया, यानी डीप वेदरिंग थ्योरी दिया। और सुम महोदय ने खंडकालिक अपरदन सिद्धांत दिया। हिमानी अपरदन सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है ये पेल्टियर ने किया। समाना अपरदन सिद्धांत का पफ और टॉमस हो गए। पिंगो शब्द जो है ये पोसिल्ट में 1938 में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में परिहिमानी क्षेत्रों में फैले टीलों के लिए किया गया था। ठीक है। तो पिंगो क्या है? परिहिमानी टीला है। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने के लिए, यानी उस पर निक्षेपणात्मक स्थल रूप के लिए हेरोडोटस ने किया था। कास्ट अपर्दन चक्र संकल्पना में सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया, यानी कास्ट अपर्दन चक्र संकल्पना सर्वप्रथम जो है वीदी ने दिया था 1911 में। कास्ट क्षेत्र में जो चक्रीय व्यवस्था का विवरण दिया विस्विजिक ने दिया 1918 में। सर्वप्रथम स्कॉटिश जो भूविज्ञानी हैं जेम्स हटन, इन्होंने 1785 में भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन करा। ठीक है। लियोपोल्ड और मैडक ने जलीय प्रक्रम में जलधारा के मापन इत्यादि के लिए जलीय ज्यामिति सिद्धांत दिया। नदी के वेग और अपरदन शक्ति में वर्ग का अनुपात होता है, यानी कि छठी शक्ति का जो अनुपात होता है। तो इसमें कह रहा है कि यदि नदी का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी अपरदन शक्ति 4 गुनी हो जाती है। ठीक है। यानी नदी की अपरदन जो शक्ति है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नदी के वेग के वर्ग के। परिवहन शक्ति की अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखिएगा, नदी के वेग को आप दोगुना करेंगे तो जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अपरदन शक्ति में वर्ग का अनुपात होता है। यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तो जो अपरदन शक्ति है ये क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। और यहीं पे यदि परिवहन शक्ति की बात करें कि नदी का वेग यदि आप दोगुना करेंगे तो परिवहन जो शक्ति है वो क्या होगी? वो आपका बढ़ जाएगा 2 की घात 6, यानी 6 गुना बढ़ जाएगा, 2 की घात 6। तो ये आपका हो जाएगा 64 गुना बढ़ेगा। ठीक है। जो परिवहन शक्ति है उसमें कितना होगा? 64 गुना वृद्धि होगी। और जो अपरदन शक्ति है यदि नदी के वेग को दोगुना करेंगे तो वो 2 दूनी 4, यानी कि नदी का वेग का वर्ग होता है। अपरदन शक्ति जो नदी के वेग का वर्ग के बराबर होती है। परिवहन शक्ति नदी के वेग के 6 घात के बराबर होती है। तो उसमें 2-3 आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। रैंडकेटन, क्रेटोजन, स्वासिनबर्ग, ये जो वर्ड दिया किसने दिया है? कोबर ने दिया है। पेंजिया पैंथलासा बिगनर का है। गोंडवाना लैंड जो शब्द दिया है ये एडवर्ड स्विस ने दिया है, ध्यान रखिएगा। टेथिस सागर नाम जो है स्विस का है। पेडीमेंट जो है ये आपका लासन का है। जो पेडी प्लेन है ये एलसी किंग का है। समस्थिति यानी आइसोस्टेसी ये जेम्स डटन का है। ठीक है। जियो सिंक्लाइन जो है ये वर्ड डाना का है, लेकिन हाग ने इस सिद्धांत को दिया है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। तो काफ़ी कुछ सिद्धांत हो गया। एक बार फिर से आपका यहाँ पे अभी हम लोग एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं कि वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम और नियम कार्यरत हैं वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, लेकिन उनकी सक्रियता में अंतर है। ये कथन थानबरी ने दिया, जबकि आपको लगेगा कि ये कथन हटन का होना चाहिए था। थानबरी ने ही स्थल रूपों के विकास में बहुमुखी संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रण का कारक होती है और उसमें प्रतिबिंबित भी होती है, ये थानबरी ने ही कहा है। ठीक है। और स्थल रूपों की व्याख्या के लिए एक सरल भूआकृतिक समीकरण का निम्नवत प्रतिपादन किया जा सकता है जो ग्रेगरी ने दिया। ग्रेगरी ने ये कहा कि F इजक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एम डी टी। ठीक है। जहाँ पे डी टी क्या है? ये समय से परिवर्तित होकर, और पी क्या है? ये आपका प्रक्रम है। एम तो आप समझ रहे होंगे। एफ यानी कि स्थल रूप, यहाँ पे लैंडफॉर्म। ठीक है। तो गिलबर्ट के द्वारा कुछ नियम जो दिए गए फिर से देख लीजिए। गिलबर्ट जो है समांग ढाल
संरचना नियम, जल विभाजकों का नियम यानी वर्धमान ढाल का नियम, ठीक है, किसने दिया था? गिलबर्ट ने दिया। डेविस का जो मॉडल है उसमें सरिता जीवन का पूर्ण चक्र है, भौगोलिक चक्र है, ढाल का विकास है। एलसी किंग का जो मॉडल है ये लैंडफॉर्म लैंडस्केप साइकिल स्थलाकृतिक चक्र है। अपर्दन का भूतलज चक्र है यानी कि इपिजेनिक साइकिल ऑफ इरोजन। पेडिप्लेनेशन पहाड़ी ढाल चक्र, ये सभी एलसी किंग के हैं। हैक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया गतिक संतुलन सिद्धांत है। सतत अधः क्षय सिद्धांत ये हैक का है। पामक्विस्ट का जो समृद्ध मॉडल ये किसका है? पामक्विस्ट का है। और मोरिसावा का जो मॉडल है ये विवर्तनिक भूआकृतिक मॉडल है मोरिसावा का, ठीक है। खंड का लिक जो अपर्दन सिद्धांत है ये किसका है? ये सुम का है। ढाल पतन सिद्धांत जो है ये डेविस का है। ढाल प्रतिस्थापन पिंग का है। ढाल मूल्यांकन वुड का है। पहाड़ी ढाल चक्र किंग का है। जलवायु एकरूपतावाद किंग का है। सरल रेखी ढाल संकल्पना सेविजियर की है। ढाल विकास मॉडल लेहमैन का है। कोणीय ढाल विधि वेंटवर्थ की है। औसत ढाल परिकल्पना रेज और हेनरी की है, ठीक है। पेडी प्लेन किंग का, पेनी प्लेन डेविस का, पैन प्लेन जो है क्रिकमे का। समानापर्दन चक्र पुश और थॉमस का, लासन का पैन फैन है। मोरिसावा का टेक्नोजेमेट्री मॉडल है। एपिसोडिक इरोजन थ्योरी सुम और लिस्टी की है। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। और डेविस का जो अपर्दन चक्र आपने पढ़ा ही होगा, डेविस और पेंक दोनों का आपने पढ़ा है, कंपैरिजन करके भी हमने पढ़ाया है। चलिए इसमें और चीज़ें देख लीजिए कि जो भूपर्पटी है होम्स महोदय ने भूपर्पटी को दो मंडलों में डिवाइड किया था। एक जो है क्रस्ट बताया था, दूसरा है सबस्ट्रेटम बताया था, ठीक है। सबस्ट्रेटम में सीमा और सियाल पाए जाते हैं और क्रस्ट में आपका जो है भूपर्पटी में ये भी आपका जो है सीमा का अपर पार्ट होता है। भूतल की जो गहराई है भूपटल की 8 से लेकर 65 किलोमीटर लगभग है। औसतन जो गहराई है ये 33 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। और सबसे ऊपरी भाग में परतजाम चट्टानें हैं। और जो नीचे नीचे जैसे आप जाएंगे ग्रेनाइट से लेकर नीस यानी बैसाल्टिक चट्टानें पाई जाएंगी। लोथियन ग्रीन की चतुष्फल की संकल्पना है। लेपवर्थ और लॉ की परिकल्पना 1907 में दी गई। जीन जेफरीज का जो मॉडल चैम्बरलिन का ग्रहण मॉडल है, ठीक है। अब पर हिमानियों के बारे में जान लें या हिमयुग के बारे में थोड़ा सा जान लें कि हिमयुग जो 1837 में हिमयुग आया जो लुई अगासिज का विचार था। और यूरोप में 4 हिमयुग आए जिसमें क्रम अनुसार हम लोग गुंज, मिंडल, रिस और उर्म पढ़ते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में हिमकाल जो आए तो उसका क्रम से ध्यान रखिएगा। नेब्रास्कान, कंसान, इलिनॉय और विस्कॉन्सिन। ध्यान रखिएगा क्या क्या। पहला नेब्रास्कान, नेब्रास्कान, कंसान, इलिनॉय और विस्कॉन्सिन, ठीक है। और सभी जो ये हैं नेब्रास्कान, कंसान, इलिनॉय और विस्कॉन्सिन ये हिमकाल, इसमें अंतर हिमकाल हुए जो 4 अंतर हिमकाल थे जिसमें आपका आफ्टोनियन, यारमाउथ, संगमन और पो हिमकाल, ठीक है। मृदा सर्पण शब्द जो दिया था ये टालस महोदय ने दिया था या इसी के लिए इसको टालस भी कहा जाता है, ठीक। पेडिमेंट से संबंधित जो सिद्धांत है लासन का है। पर्वतीय अग्रभाग के पीछे क्या होती हैं हटने से पेडिमेंट बनता है। चादरी बाढ़ का सिद्धांत जो है ये मैगी का है। पारसी अपर्दन बर्फी, मोरिस, पेज, ब्लैकवेंडर, जॉनसन, ठीक है, गिलबर्ट ये भी इसमें शामिल है। जो कंपोजिट थ्योरी है यानी मिश्र सिद्धांत ब्रायन डेविस, शार्प, गुगली, रिच, किंग, फ्लेयर और ब्रेडल की है, क्योंकि इसमें से कोई एक दे के आप पे पूछ सकता है। चूना पत्थर से संबंधित जो गुफाएं या कास्ट अपर्दन चक्र से संबंधित कुछ सिद्धांत है जिसमें आपका अपघर्षण सिद्धांत है। कोरिजन थ्योरी है जिसके समर्थक लैम्पेट, मैनर, मालोट और मार्टोनी है। टू साइकिल इरोजन जो थ्योरी है द्विचक्री सिद्धांत ये डेविस ने दिया है। वाटर टेबल थ्योरी स्विंटन का यानी भौम जलस्तर सिद्धांत जो है स्विंटन का है। स्थैतिक जलमंडल सिद्धांत ये गार्डनर का है। स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी गार्डनर का है, ठीक है। मैलेट ने भी आपका चूना पत्थर की गुफाओं से संबंधित सिद्धांत दिया है। जियो सिंक्लाइन की हम लोग बात करें तो जियो सिंक्लाइन क्या होता है? लंबे सकरे, इसकी बात हम लोग कर लिए हैं। लंबा होता है, सकरा उथला जलीय भाग होता है, तलछटी निक्षेप के साथ साथ इसमें जमा हो जाता है यानी अवतलन होता जाता है।
और भूसन्नति जो वर्ड दिया था स्पेशली किसने दिया, डाना ने दिया है। कब दिया था, 1873 में दिया था। ठीक है। और जो भूसन्नति सिद्धांत दिया था स्पेशली वो हाग ने दिया था। ठीक है। पैन फैन लासन का है, मृदा संरक्षण शर्त जो है शब्द एंडरसन का है, परिमाणी शब्द 1909 में लीजेंस ने दिया था। तो ये सारा कुछ हो चुका है आपका। एरी पार्ट को आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है। अब जो लैंडफॉर्म बनते हैं नदियों के द्वारा हो गया या आपका जो समुद्रों के द्वारा होता है, इन सभी के बारे में भी थोड़ा सा जान लें लैंडफॉर्म के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपका हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो जो आपका लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, जैसे चट्टानों से संबंधित प्रश्न उतना नहीं पूछा गया है, अपक्षय अपरदन से संबंधित प्रश्न पूछे गए, भ्रंशों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो भ्रंश में जैसे आप जानते हैं कि जब उसमें क्या होगा, भूपरपट्टी में फ्रैक्चर और चटकन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, भ्रंशों का निर्माण होता है। और ये विस्थापन, तनाव और संपीड़न दोनों बलों के क्षैतिज या लंबवत रूप की वजह से होता है। भ्रंशों के प्रकार में नार्बर भ्रंश आपने पढ़ा होगा, व्युत्क्रम भ्रंश आपने पढ़ा होगा, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट यानी पारसी या नतिलम पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पढ़ा होगा। ठीक है। ये उसके क्या हैं, टाइप्स हैं। और अपक्षय अपरदन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है, मास मूवमेंट पे पूछा है। ठीक है। मास मूवमेंट क्या होता है उसके बारे में पूछा था कि मास मूवमेंट यानी कि जो आपका बृहद संचलन होता है, जैसे मान लीजिए किसी स्लोप पे बड़े चट्टानी टुकड़े स्थित हैं और वो क्या कर रहे हैं कि नीचे की तरफ जो है गति कर रहे हो, तो उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो मृदा सर्पण को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक आपका है सोलिफ्लक्शन, जिसमें मृदा विरूपण कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अभी देखिए पिछला जो पेपर आपका हुआ उसमें पूछा था कि कौन सा सबसे धीरे स्लो, यानी कि मृदा संचलन की गति किसमें सबसे कम होती है। तो इसमें देखिए मृदा जो सॉलिफ्लक्शन होता है यानी मृदा विरूपण होता है, तो ये क्या होता है कि इस प्रक्रिया में मृदा का जो प्रवाह होता है वो सतह के जल के संतृप्त द्रव्यमान के साथ होता है। ठीक है। यानी कि जैसे भूमि में मेड़ जैसी आकृति पाई जाती है उसी तरह से आपका मृदा विरूपण होता है। सोलिक क्रीप क्या होता है, मृदा सर्पण क्या होता है, तो मृदा सर्पण में ये गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से ढलान के साथ मिट्टी की धीमी गति इसमें होती है मृदा सर्पण में। ठीक है। तो धीमी जो गति होती है इसमें कौन सी है, वो सोलिक क्रीप है। मड फ्लो और अर्थ फ्लो जो होता है, कीचड़ या मृदा प्रवाह, तो ये बड़े पैमाने पे होता है। और मृदा प्रवाह किसी भी सतह पर या स्थानीय तरीके से होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्थानीय तरीके से जब पूछेगा तो आप क्या कराएंगे, मड फ्लो या अर्थ फ्लो बताएंगे। लैंड स्लाइड की बात करेंगे तो ये आपका खड़ी ढलानों पे होता है और इसमें तेज होता है, भूकंपीय या भारी वर्षा की वजह से अचानक विनाशकारी ये यहाँ पे लैंड स्लाइड होता है। ठीक है। लिक्विफैक्शन क्या होता है कि भूकंप के कारण यानी कि द्रवीकरण, जो भूकंप के कारण मृतिका से भरपूर जो चट्टानें प्लास्टिक पदार्थ की तरह जब व्यवहार करने लगे तो उसे हम लोग लिक्विफैक्शन या द्रवीकरण कहते हैं। अवलांच क्या होता है कि बर्फ, चट्टान, बर्फ या मिट्टी का जो बड़ा टुकड़ा, ठीक है, पहाड़ से जब नीचे गिरता है तो इसे हम लोग अवलांच कहते हैं, अवधाव या हिमस्खलन कहते हैं। ये कारण क्या होता है कि हिम की वजह से इसमें ये प्रवाह पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो नदी है उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तो नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं उसमें अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। नदी की जो स्थलाकृति है इसको हम लोग जो है नदी के अपरदन चक्र को सामान्य अपरदन चक्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें आपका पुनर्यौवनित स्थलाकृतियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है। नदी में जो युवा अवस्था में बनती हैं वी आकार की घाटी बनती हैं, प्रौढ़ावस्था में जो बनती है जड़ोल पंख हो गया, शंख हो गया, नदी वेदिका, तटबंध हो गया, बाढ़ का मैदान हो गया, ये मेचर स्टेज यानी कि मेच्योर स्टेज यानी कि प्रौढ़ावस्था में बनेगी। और जो ओल्ड स्टेज में बनती है उसमें क्या होता है कि नदी बड़ी समतल होकर जो है भूमि के ढाल इसमें क्या होता है बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे मलबे कई कई जगह यानी भार कम हो जाता है और इस अवस्था में प्लेन संप्राय मैदान बनते हैं। तो नदियों की जो भू आकृतियाँ हैं इसमें अपरदनात्मक जो है आपका नदी घाटी बनती है। अपरदन के फलस्वरूप आपका गार्ज का निर्माण होता है।
वाटरफॉल बनता है, कैनियन बनता है, छिप्रिका बनता है, पोर्ट होल। ध्यान रखिएगा ये पूछा गया, पोर्ट होल और प्लंज पूल दो चीजें हैं। पोर्ट होल यानी जलगर्तिका और अवनवन कुंड यानी कि प्लंज पूल। तो जलगर्तिका क्या होता है कि जैसे जब आपका जलप्रपात बनता है तो जो वहां से ऊपर से जल नीचे गिरता है, ठीक है, चट्टानों की तली में वृत्ताकार वहां पे गर्त हो जाता है, तो उसे हम लोग पोर्ट होल कहते हैं। बड़े आकार के जलगर्तिका को हम लोग क्या बोलते हैं, अवनवन कुंड कहते हैं। तो जो पोर्ट होल है उसका बड़ा भाई प्लंज पूल कहा जाएगा। रिवर टेरिस यानी नदी वेदिका, तो नदी वेदिका भी आपका अपरदनात्मक स्थलाकृति में है। रिवर विसर्प जो मियांडर बनेगा वो भी आपका अपरदनात्मक में आ जाएगा। ऑक्सबो लेक, गोखुर झील या चाप झील, ये भी आपका अपरदनात्मक में आ जाएगा। बिहार में कमर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील के नाम से भी जानी जा रही है इस समय, ठीक है। ये नदियों के द्वारा निर्मित जो झीलें हो गई, जो आपका सॉरी अपरदनात्मक स्थलाकृति से नदी हो गया, नदी घाटी, गार्ज, जलप्रपात, कैनियन, छिपरा, पोर्ट होल, प्लंज पुल, रिवर टेरिस और रिवर मियांडर और ऑक्सबो लेक। निक्षेप के द्वारा क्या निर्मित होता है नदियों के, तो आपका एलुवियल फैंस कोन यानी कि पंख और शंकु, एलुवियल जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु हो गया। फ्लड प्लेन यानी बाढ़ का मैदान। नेचुरल लीव्स यानी कि प्राकृतिक तटबंध, ये भी निक्षेप से है। नदी रोधिका पॉइंट बार, ये भी निक्षेप से है, डेल्टा निक्षेप से बनेगा। ब्रैडेड चैनल यानी गुम्फित वितरिकाएं भी क्या होंगी, निक्षेप से होंगी। चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, अग्रवर्ती डेल्टा, ये सभी निक्षेप से बनेंगे। क्लियर। चलिए हिमनद में आ जाते हैं। तो हिमनद में जो आपका अपर्दन के फलस्वरूप बनता है हिमगह्वर हो गया, जिसे हम लोग कोरी सर्क के नाम से भी जानते हैं। फ्रांस में हम लोग सर्क कहते हैं हिमगह्वर को, स्कॉटलैंड में कोरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, अपर्दन से बनेगा सर्क। टार्न जो है ये भी आपका अपर्दन से बनेगा। अरेत या जिसे तीक्ष्ण कटक कहा जाता है ये भी आपका कंघीनुमा होता है, ठीक है। ये भी आपका किससे बनेगा, अपर्दन से बनेगा। ध्यान रखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन भी, जैसे जो स्थलाकृतियां बन रही है, तो अब क्या कर रहा है जो पूछ रहा है यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर में, एक तरफ आपका स्थलाकृतियां देगा, दूसरी तरफ उसके बारे में पूछ के देगा। जैसे दे दिया कि अरेत या तीक्ष्ण कटक, मिलान करने के लिए दिया कि अरेत या तीक्ष्ण कटक जो है, अब उधर दे दिया कि आरीनुमा या कंघीनुमा कटक होता है। इसका निर्माण कैसे होता है कि दो समान जो सर्क होते हैं, आसन्न सर्क है, इसके गहरे होकर पीछे हटने से होता है, ठीक है। पिरामिड शिखर, ये भी आपका अपरदनात्मक में आएगा हिम द्वारा। गिरि सिंह श्रृंग यानी हॉर्न, ये भी आपका क्या होगा, गिर श्रृंग अपरदनात्मक होगा। बर्गसुंड या हिम गिरी गह्वर, बर्गसुंड क्या होता है कि बर्गसुंड जर्मन में कहते हैं, फ्रेंच में रिमाए इसे कहा जाता है। तो जो क्या होता है कि गर्मियों के दौरान हिमनद के शीर्ष पर जो है उस बिंदु पर पहुंचती है जहां हिमनद का बहना शुरू होता है, तो उसे हम लोग बर्गसुंड कहते हैं, ठीक है। एवं जो आपका रास मोटानी या भेड़ पीठ शिला जो कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, तो भेड़ पीठ जो शिला होती है ये प्रतिरोधी अवशिष्ट चट्टानी उभार होती है, भेड़ों की तरह टीला की तरह रहेगा। और इस पे क्या होता है कि बर्फ की गति जो है ये निर्मित लंबी पतली और धारियां बर्फ के यहाँ पे जमाव हो जाता है, उसे हम लोग भेड़ पीठ शिला या रास मोटाने भी कहते हैं। क्रैग और टेल, ये भी आपका अपर्दन के द्वारा निर्माण होगा, क्रैग और टेल। यू आकार की घाटी, इसका भी निर्माण कैसे होगा, यू शेप्ड वैली, अपर्दन से होगी। निक्षेप के द्वारा निर्माण जो होता है हिमनदी निक्षेप से, तो ग्लेशियर स्नाउट यानी हिमानी थुथन जिसे कहते हैं, ये क्या होता है कि ग्लेशियर का सबसे अंतिम छोर होता है। इरेटिक्स, ये आपको नया मिलेगा। तो इरेटिक्स जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि चट्टान के टुकड़े होते हैं जिन्हें हिमनद को उनके मूल स्थान से दूर ले जाकर किसी अन्य क्षेत्र में निक्षेपित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपको नया चीज मिला, इरेटिक्स। इरेटिक्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो हिमनद है, हिमनद क्या करेगा कि कहीं चट्टाने, ये छोटे छोटे चट्टाने के टुकड़े पड़े हैं, उसको अपने साथ बहा के ले जाके कहीं और निक्षेपित कर दिया, तो वहां पे जो निक्षेप होगा उसे हम लोग इरेटिक्स बोलेंगे। मोरेन क्या होता है, ये चट्टानी टुकड़े जैसे मान लीजिए तुषारी क्रिया के द्वारा क्या होता है कि घाटी में ले जाके नीचे कहीं जमाव कर दिया तो मोरेन हो गया। अंतस्थ मोरेन, टर्मिनल मोरेन होता है, लैटरल मोरेन होता है और मेडियल मोरेन होता है, ग्राउंड मोरेन होता है, ठीक है। तो मोरेन के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो टर्मिनल मोरेन होता है वो क्या होता है, टर्मिनल कहा जाता है कि टर्मिनल है ये, तो वो क्या होता है कि वो हिमनदी के
स्नाउट पे यानी थूथन पे लास्ट वाला जो पार्ट होता है पीछे, वहाँ पाया जाता है। और पीछे हटने वाली बर्फ की चादर में निक्षेपित होने के कारण ये बनता है। जो लैटरल मोरेन होता है वो क्या होता है कि ये हिमनद के दोनों ओर पाए जाते हैं। और जो मेडियल या मध्यस्थ मोरेन होता है ये आपका दो हिमनदों के आंतरिक किनारों पर उनके संगम पर जो है ये पाया जाता है, उनके तलछट का जमाव। और जो तलस्थ हिमोड होता है या ग्राउंड मोरेन होता है, तो ये क्या होता है कि हिमनद की जो घाटियां हैं, तलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो हिमनद के तलछट का जमाव होगा तो वो आपका ग्राउंड मोरेन हो जाएगा। इसके अलावा जो ड्रमलिन है, ठीक है, जिसे हम लोग अंडाकार पहाड़ियाँ, टीले या उल्टे नाव के आकार की स्थलाकृति कहते हैं, ये भी आपका निक्षेप से निर्मित है। एस्कर जो है, तो एस्कर क्या होती हैं कि ये लंबी, सक्रिय और लहरदार कटक के रूप में होती हैं, जो ग्लेशियल सुरंगों में पिघले पानी के द्वारा निक्षेपित रेत और बजरी से बनी होती हैं। इसे हम लोग एस्कर कहते हैं। एस्कर भी क्या है आपका निक्षेप के द्वारा निर्मित है। आउटवाश प्लेन हिमनदी निक्षेप से निर्मित है, ठीक है, जिसे हिम धौत या हिमानी धौत मैदान कहा जाता है। इसका निर्माण तब होता है जब हिमनद अपने सबसे निचले पॉइंट पे पहुंच जाता है और पिघल जाता है, एक स्तर के रूप में वहां पे निक्षेपित पदार्थ अपना छोड़ जाता है, जिसमें चट्टानों का मलबा, रेत और बजरी होता है। तो उससे जो मैदान बनता है वो आउटवाश प्लेन या हिमधौत मैदान कहलाता है। हिमानी निक्षेपित में आपका केटल है, केटल झील, केम है, ठीक है, फियोर्ड है, फियोर्ड जो तट है ये हिमानी से निक्षेपित से बनती है, ठीक है। अपरदनात्मक में कुछ आपका पॉइंट्स और ऐड कर लीजिए। हैंगिंग वैली हिमानी अपर्दन के द्वारा बनती है, हैंगिंग वैली। रिबन लेक जो है हिमानी अपर्दन से बनती है। रॉक बेसिन और रॉक स्टेप ये हिमानी अपर्दन से बनती है, ठीक है। अगला देखिए पवन क्रिया से जो निर्मित लैंडफॉर्म होते हैं। तो पवन क्रिया ये अक्सर कहाँ पे सर्वाधिक प्रभावशाली होगी, जो उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे, जो अर्ध और शुष्क होंगे, ठीक है। तो इसमें जो अपरदनात्मक स्थलाकृति बनेगी विंड के द्वारा, तो वो आपका अपवाह बेसिन या जिसे हम लोग ब्लो आउट कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये पूछा गया प्रश्न है। वातगर्त, दो चीजें, पोर्ट होल, वातगर्त, ठीक है। तो पोर्ट होल किससे बनेगा, नदी के द्वारा। वातगर्त यानी ब्लो आउट किससे बनेगा, पवन के द्वारा। इंसेलबर्ग, तो इंसेलबर्ग जो है किससे बनता है, पवन के द्वारा। तो ये क्या है, अपरदनात्मक में है। जो पेडेस्टल रॉक यानी पीठिका शैल है ये भी अपरदनात्मक में बनेगा पवन क्रिया से। ज्यूजेन अपरदनात्मक है। यार्डंग अपरदनात्मक है। वेंटिफैक्ट जिसे वायु घृष्टास में वेंटिफैक्ट कहते हैं। तो वेंटिफैक्ट में क्या होता है, त्रिकोणात्मक जो कंकड़ होते हैं उसे वेंटिफैक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी एक या अधिक पॉलिश की हुई सतहें। जो तीन सतहों वाले किनारे वाले होते हैं वेंटिफैक्ट्स, उन्हें हम लोग ड्राई कांटर कहते हैं या ट्राई कांटर कहते हैं। और जो दो फलकों वाले होते हैं उसे हम लोग आइन कांटर कहते हैं, ठीक है। अपर्दन वाले हैं ये। और भूस्तंभ भी अपर्दन से बनेगा, ठीक है। पवन पुल, विंड ब्रिज यानी पवन पुल और विंडोज यानी खिड़कियां, ये भी आपका किससे बनेगा, अपर्दन से बनेगा। निक्षेप से, पवन के निक्षेप से आपका लोयस बनता है। और जो रिपल मार्क्स होता है ये भी आपका निक्षेप से बनता है। रिपल, ध्यान रखिएगा, रिपल जो है ये पवन क्रिया के निक्षेप से बनेगा। बालू के टीले या बालू का स्तूप सैंड्यून्स भी आपका निक्षेप से बनता है, ठीक। उसके बाद देखिए आपका जो भूजल है उसके बारे में हम लोग बात कर लें। ग्राउंड वाटर या कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट स्थलाकृतियां। तो कास्ट स्थलाकृतियां से जो आपका बनता है अपरदनात्मक में बात करें कास्ट स्थलाकृति में, तो टेरा रोसा, तो टेरा रोसा ये किससे बनेगा, अपर्दन से। कास्ट स्थलाकृति में अपर्दन से टेरा रोसा, ये लाल चीका मिट्टी होती है और ये तब बनती है जब भूमिगत जल यानी जो कास्ट टोपोग्राफी है इसके घूलन क्रिया के द्वारा जो है चूना पत्थर या डोलोमाइट का अपक्षय होता है। लैपीज या कैरेन या क्लिंट्स, ये किससे बनेगा, लैपीज, ये भी आपका कास्ट है जिसे कैरेन भी कहते हैं। घोल रंध्र यानी सिंक होल या स्वेलो होल्स, ये भी आपका अपर्दन से बनेगा, कास्ट वाले। डोलाइन, ठीक है, डोलाइन आपका किससे बनेगा, ये कास्ट टोपोग्राफी के अंतर्गत आएगा डोलाइन। चूना पत्थर के आगे जो घोलन से बनेगा, ठीक है। तो डोलाइन और ड्रमलिन में कंफ्यूज मत होइएगा। ड्रमलिन क्या है, हिमनद से निक्षेपित है जो आपका उल्टा अंडे के आकार का या उल्टा टोकरी के आकार का,
ठीक है। और जो डोलाइन है, ये चूना पत्थर के आगे की घूलन क्रिया के परिणाम स्वरूप जो घोल रंध्र होते हैं इसमें क्या होता है, वो आपस में मिल जाते हैं तो डोलाइन का निर्माण करते हैं। सॉल्यूशन पैन, ये भी आपका जो है अपर्दन के द्वारा बना है, यानी घोल पटल। कास्ट विंडो, कास्ट विंडो भी अपर्दन के द्वारा, यानी कास्ट खिड़की, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब घोल रंध्र या डोलाइन की जो ऊपरी सतह होती है वो ढह जाए तो इसके द्वारा कास्ट विंडो बन जाती है। यू वाला, या जिसे हम लोग सकुंड कहते हैं, तो यू वाला कई डोलाइन के द्वारा एक साथ निर्माण करने से बड़े गर्त का जो निर्माण होता है उसे हम लोग यू वाला कहते हैं। पोलजे क्या होता है, पोलजे को राजकुंड भी कहते हैं। तो जब पोल कई यू वाला जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करें, एक साथ मिल के संयुग्मन से बड़े गर्त का निर्माण करें, जो बाल्कन क्षेत्र के लियोनो पोलजे है, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। तो पोलजे का निर्माण क्या हो गया, यू वाला क्या है कि ये डोलाइन, जो कई डोलाइन मिलेंगे तो गर्त का निर्माण होगा तो वो यू वाला हो गया, कई यू वाला मिलेंगे तो पोलजे हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि डोलाइन से ज़्यादा बड़ा आपका क्या हो गया, यू वाला और पोलजे हो गया, यू वाला हो गया, यू वाला से बड़ा पोलजे हो गया। कंदराएं जो हैं, तो कंदराएं भी आपका किससे, यानी कि जो केव्स बनते हैं चूना पत्थर वाली, वो भी आपका किससे बनती है, अपर्दन से। नेचुरल ब्रिज, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक पुल, ये भी आपका अपर्दन के द्वारा निर्मित होगा, कास्ट अपर्दन। कास्ट निक्षेप की बात करें तो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, ठीक है, ये सभी आपका कास्ट निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के अंतर्गत आ जाते हैं। समुद्रों की बात करें कि समुद्री जल या तटीय क्रिया के द्वारा निर्मित जो स्थल रूप है, इसमें आपका अपर्दनात्मक जो भू-आकृतियां हैं जिसमें आपका क्या है, खाई हैं, बेखाड़ियाँ हो गई, ये भी आपका समुद्र तटीय अपर्दनात्मक में आएगा। केप्स यानी कि अंतरीप, गुफा नहीं अंतरीप, ठीक है। सी क्लिप्स, जो समुद्री भृगु है, समुद्री भृगु क्या होता है कि समुद्र के पानी में लगभग लंबवत जो ऊपर खड़ी चट्टान होती है, समुद्री भृगु होती है, वो भी अपर्दन से बनती है। वेव कट प्लेटफॉर्म यानी तरंग कर्तित निर्मित चबूतरे जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि जब समुद्री तरंगे, कोई भृगु है उसको लगातार जो है उसमें अपर्दन करती रहे तो भृगु समय के साथ क्या होगा, पीछे हट जाएगा और उसके सामने जो कटी फटी सपाट चट्टानें बन जाती हैं, इसी को तरंग कर्तित चबूतरा कहते हैं, ये भी अपर्दन से बनती है। गुफा, केव, तो भृगु के आधार पर जो समुद्री गुफाएं बनती हैं, ठीक है, समुद्री लहरों की वजह से क्या होता है, मुलायम चट्टानों को नष्ट करके गुफा बना दी जाती है। मेहराब या आर्च किससे बनेगा, तो आर्च अपर्दन से बनेगा। और स्टैक, ध्यान रखिएगा, स्टैक भी आपका क्या अपर्दन से बनेगा। तो स्टैक क्या होता है कि जब मेहराब यानी जो आर्च है, आर्च कैसे बनेगा कि जब दो गुफाएं विकसित हो जाती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेहराब बन जाता है। और मेहराब की जब चट्टान ढह जाए और उसके सिरे केवल खड़े रहें तो तट के पास क्या लगेगा, एक कॉलम यानी स्तंभ जैसी संरचना दिखेगी, इसे स्टैक कहा जाएगा। स्तंभ क्या होता है कि जब स्टैक और अधिक अपर्दित होता है, ठीक है, यानी कि छोटा हो जाए अपर्दित होके तो स्तंभ कहा जाता है। वात छिद्र, ब्लो होल, ब्लो होल ये भी आपका अपर्दन से बनेगा। जियो, जियो क्या होता है कि आगे अपर्दन के साथ छिद्र बढ़ते हैं और छत गिर जाती है, तो जियो नामक एक लंबा सकरा प्रवेश द्वार या निवेशिका का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, जियो यानी कि जीईओ, ज्योग्राफी वाला जीईओ नहीं, ये आपका स्थलाकृति वाला जीईओ है, ठीक। निक्षेपित जो स्थलाकृतियां हैं समुद्र की में, आपका समुद्री पुलिन हो गया, बीच जो बनेगा निक्षेप से बनेगा, तो समुद्र के किनारे जो रेत बजरी या गुलास का निक्षेप होता है। स्पीट और रोधिका की हम लोग बात करें तो स्पीट और रोधिका क्या होता है कि ये भी आपका निक्षेप से निर्मित होगा। हुक जो है निक्षेप से बनेगा, बार यानी रोधिका भी निक्षेप से बनेगा, टोम्बोलो निक्षेप से बनेगा, लैगून जो झीलें हैं निक्षेप से बनेगी, ठीक है। तो उड़ीसा में चिल्का और आंध्र प्रदेश का पुलिकट लैगून झीलें हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पर्वत के निर्माण में कुछ आपके काल के अनुसार ये पूछे जाते हैं, जैसे प्री कैम्बियन का, कैलिडोनियन का, हर्सिनियन का, अल्पाइन टाइप का कौन सा पहाड़ है। तो जो पर्वत है कालावधि के अनुसार हम लोग बात करें तो इसमें देखिए प्री कैम्ब्रियन जो टाइम पीरियड है, इसमें 4 अरब से अधिक वर्षों में जो विकसित हुए पर्वत हैं, जो आच्छादित
अनाच्छादन की वजह से या विभिन्न प्रकार की वजह से क्या हो गया, अवशिष्ट रूप में दिख रहे हैं, जिसमें आपका उदाहरण के तौर पे हम लोग लारेशियन लेते हैं। ठीक है, कैलिडोनियन की बात करें तो सिल्यूरियन के बाद और डिवोनियन के शुरुआती काल में कैलिडोनियन जो पर्वत निर्माण प्रक्रिया चालू हुई विवर्तनिक हलचलों की वजह से, तो इसमें जो उदाहरण पे अपलेशियन है, अरावली है, महादेशजनक है। ठीक है, हर्सिनियन टाइप पे जो पर्वत हुए तो पहले यूरोप में क्या हुआ कि कार्बोनिफेरस से पर्मियन काल तक दिखाई दिया, लगभग 340 से लेके 225 मिलियन वर्ष तक दिखाई दिए, जिसमें आपका बोगसेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, अल्ताई पर्वत है, एशिया का तिएन शान और यूराल पर्वत इसके उदाहरण होंगे। अब आता है अल्पाइन पर्वत। ठीक है, तो अल्पाइन पर्वत लाखों साल पहले अफ्रीका और यूरेशियाई टेक्निक प्लेटों के टकराने से बना। उदाहरण के तौर पे आल्पस यूरोप की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जो अल्पाइन पर्वत के अंतर्गत शामिल करी जाती है। ठीक है, तो इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। आई थिंक कोशिश हमने वही किया कि जो सारा कुछ आपका है, थ्योरी भी बता दी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हो चुका किसका, जियोमॉर्फोलॉजी का। इसके बाद हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का इसी तरह से एक और लेक्चर लाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये कैसा लगा। ठीक है, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, आगे इसको कंटिन्यू करना है कैसे करना है, तो ये आपके कमेंट्स और सजेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑडियो लेक्चर चूँकि पहली बार ये इस तरह से करा गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एक बार कुछ थ्योरियों को आप दोबारा से देख लीजिए। जो जियोमॉर्फोलॉजी का सामान्य अपर्दन चक्र है, ये डेविस के द्वारा दिया गया। सामान्य अपर्दन चक्र का जो वैकल्पिक मॉडल है, क्रिकमे ने दिया। गतिक संतुलन हैक का है। भूदृश्य का जो क्रमिक विकास सिद्धांत है, डेविस का है। थ्योरी ऑफ द अर्थ हटन की किताब है। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का है। पार्श्विक अपवर्तन जो है पेज, ब्लैक, बिल्डर, जॉनसन और गिलबर्ट का है। महाद्वीपीय विसर्पण सिद्धांत डेली का है। ठीक है, इन्वेजन थ्योरी मेलट का है। ध्यान रखिएगा, आक्रमण सिद्धांत मेलट का है। भूसन्नति सिद्धांत कुबर का है, जो पर्वतों के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, भू अभिनति सिद्धांत जो है हाल और डाना का है। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत जो है वाल्टर पिंक का है। ढाल प्रतन सिद्धांत जो है डेविस का है। भौम जल स्तर स्विंटन का है। स्थैतिक जलमंडल सिद्धांत गार्डनर का। द्विचक्री सिद्धांत डेविस का है। ठीक है, क्लिफ ढाल का जो विचार दिया वुड ने दिया था। पृष्ठ क्षरण सिद्धांत लासन का है। एकरूपतावाद आप जानते हैं किसका है, हटन का है। हाइड्रोलिक स्लॉप थ्योरी जो है ये हार्टन की है। बर्गसुंड का सिद्धांत जॉनसन का है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। पहला ये कि पहला विद्वान था जिसने नदियों के अपरदन की चरम सीमा यानी क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ इरोजन की बात करी, मेजर पावेल ने करी। भू आकृति विज्ञान का वास्तविक संस्थापक डेविस को माना जाता है। जियोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले सॉसर ने दिया। हटन के सिद्धांत की प्रसिद्धि दिलाई किसने, चार्ल्स लिल ने। यानी कि जो हटन का सिद्धांत है उसके महान आख्याता कौन बने, लिल बने थे। ठीक है, सागर तली प्रसरण संकल्पना का जो जन्मदाता है ये हैरी हेस है, हालांकि इसमें डिट्ज महोदय ने भी अपना योगदान दिया था। ध्रुवीय परिभ्रमण की विचारधारा का जन्मदाता दुत्वा है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत मॉर्गन है। ठीक है, मैकेंजी मॉर्गन। यूरोप में प्लेस्टोसीन युग में आपका गुंज मेंडल रिसोर्माया जो पेंक ने दिया था, पिंक और ब्रुकनर। ठीक है, जो रासमुटाने है, तो रासमुटाने जो वर्ड दिया था ईमानी से निर्मित स्थलाकृति, वो सासर महोदय ने दिया था। ठीक है, इतना तो आप लोग क्लियर कर ही लिए होंगे। जो कंपोजिट मॉडल है पॉमकिस्ट का है। समय निर्भर मॉडल किसका है, डेविस का है। समय स्वतंत्र मॉडल पिंक का है। खंडकालिक मॉडल सुम का है। विवर्तनिक मॉडल मोरिसावा का है। साम्य अवस्था जो है मॉडल किसका है, हैक का है। और स्थलाकृतियों का निर्माण होता है साम्य अवस्था में होता है, किसने दिया है, ये गतिक संतुलन सिद्धांत में दिया गया है। ठीक है, तो ब्रह्मांड से संबंधित वो आप इजीली कर ले जाएंगे वो सारी चीजें। कास्ट अपर्दन चक्र बीदी सिजिक का है। प्लेन प्लेन जो है क्रिकमे का है। शुष्क अपर्दन चक्र डेविस का है। ठीक है, खंडकालिक वाला सुम का है। एपिजिक चक्र जो है ये आपका किंग का है। पेडिप्लेनेशन एलसी किंग है।
पहाड़ी ढाल किंग हैं, ठीक है, सरिता जीवन पूर्ण चक्र डेविस हैं। तो आई थिंक जो है संकल्पनाएं काफ़ी कुछ हो गई हैं और काफ़ी कुछ रिवाइज भी करा दिया गया है आपको। तो इसको आप इतना याद कर लीजिएगा, और जो आपका प्लेट विवर्तनिक थ्योरी है, सिद्धांत है, उसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये रिवाइज स्टार्ट किए हैं कि ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे आपका रिवाइज करा दिया जाए कम समय में। ठीक है, कुछ किताबों की भी बात हमने कर ही ली है, जो बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो आज का सेशन इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।